नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय। और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं। आज योगी सरकार 2.0 अपना बजट पेश कर रही है। जो सीएम योगी और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जब विधानसभा पहुंचे थे कैबिनेट मीटिंग के बाद, कैबिनेट को इस बजट को जब मंजूरी मिलती है उसके बाद जो सदन है और सीएम योगी है और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना विधानसभा पहुंचे थे और वहां की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। और इस वक्त बजट पेश कर रही है योगी सरकार 2.0, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं विधानसभा से। शायरी और रामचरितमानस की चौपाइयों के साथ इस बजट को पेश कर रहे हैं वित्त मंत्री सुरेश खन्ना। सबसे बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान की ही तर्ज पर अब यूपी की छात्राओं को फ्री में, जो मेधावी छात्रा है उनको फ्री में स्कूटी दी जाएगी। इसके साथ ही लखनऊ को एआई स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। साथ ही साथ 4 नए एक्सप्रेसवे भी उत्तर प्रदेश को अब मिलने जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि ब्याज मुक्त लोन जो युवाओं को देने की बात भी इस बजट में की गई है। और अगर आपको सबसे बड़ी बात बताई जाए तो ये बजट 8,08,736 करोड़ रुपए का योगी सरकार 2.0 ने पेश किया है। आपको बता दें, ये अगर बात की जाए पिछले बजट की तो उससे करीब 9.8% बड़ा बजट है और अब तक का सबसे बड़ा बजट है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 22% इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए रखा गया है। ऐसे में इस बजट से लोगों को खासा उम्मीद भी है और ये उम्मीद है कि इससे न सिर्फ प्रदेश का विकास होगा बल्कि विकास की गति को भी रफ्तार मिलेगी। तो इस वक्त लगातार जो वित्त मंत्री सुरेश खन्ना है वो बजट पेश कर रहे हैं और तमाम बातें अपने बजट में बताते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद जब बजट हो जाएगा तो तिलक हॉल में सीएम योगी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, मीडिया को संबोधित करेंगे और इस बजट से संबंधित चीजों की भी बात करेंगे। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 2 दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंचे हैं। उन्होंने वहां पर पहुंचे और जब बछरावा पहुंचे तो उन्होंने वहां पर मंदिर में दर्शन किए। इसके बाद वो रायबरेली पहुंचेंगे और वहां पर छात्रों के साथ भी संवाद करेंगे। वो तस्वीरें दिखाते हैं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की जो रायबरेली के लिए 2 दिवसीय दौरे पर रायबरेली जा रहे हैं। लखनऊ एयरपोर्ट से जब निकले थे रायबरेली के तो बछरावा में उन्होंने रुक करके कार्यकर्ताओं से बातचीत की, उनको संबोधित किया। इसके बाद अब वो रायबरेली में पहुंचेंगे और वहां पर छात्रों के साथ संवाद करेंगे। आपको बता दें कि महाकुंभ का आज लगातार अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। 6 दिन ही महज बचे हैं और आखिरी वीकेंड आने वाला है। लगातार श्रद्धालुओं की जो जन सैलाब है वो उमड़ रहा है। 57 करोड़ लोग अभी तक आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। जब गिरिराज सिंह पहुंचे महाकुंभ, उन्होंने डुबकी लगाई। उन्होंने क्या कुछ कहा व्यवस्थाओं को लेकर के आपको सुनाते हैं। मैं समझता हूं कि महाकुंभ की व्यवस्था, इससे उत्तम कोई व्यवस्था हो ही नहीं सकती है। साफ सुथरा, लोगों की देखभाल। किसी के घर में शादी होती है, 100-200 लोग आते, 1000 लोग आते, वहां तो लोग परेशान हो जाते। लेकिन करोड़ों, 60 करोड़ लोग आ गए, फिर भी इतनी अच्छी व्यवस्था। ये लगता है साक्षात ईश्वर योगी जी में विराजमान है जो ऐसी अच्छी व्यवस्था हो रही। तो आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को किस तरीके से वहां की व्यवस्था को लेकर के सरकार की तारीफ करते हुए नजर आ रहे थे और बताया कि इतना भव्य आयोजन किया गया है और 60 करोड़ के करीब श्रद्धालु है वो आकर के पहुंच गए। उसके बावजूद भी जो व्यवस्था है और साफ सुथरी है, तो लग रहा है कि यहाँ पर भगवान उतर आए। सबसे बड़ी बात है कि प्रयागराज महाकुंभ में लगातार श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ रहा है और आपको बात करें तो करीब करीब 1 करोड़ कल के डेट में भी वहां लोग पहुंचे थे। और अगर सुबह की बात की जाए तो 38 से 40 लाख लोगों ने आज सुबह तक अभी तक आस्था की डुबकी लगा ली है। वीकेंड है, वीकेंड में उम्मीद जताई जा रही है आने वाले समय में कि
भारी तादाद देखने को मिल सकती है, क्योंकि अब एक आखिरी अमृत स्नान बचा है 26 तारीख को, और उन तमाम अफवाहों पर इस विराम लग गया है, क्योंकि स्पष्ट कह दिया गया है कि जो महाकुंभ है उसकी तारीख पहले से तय होती है और ये 45 दिनों का महाकुंभ है। आगे इसकी कोई भी बढ़ाने की सरकार की ना कोई मंशा है और ना ही ऐसी कोई योजना। तो चलते हैं अपने सभी सहयोगियों के पास, एक-एक करके हमारे सभी साथी स्क्रीन पे जुड़ेंगे, जो आज की बड़ी खबरें उनके शहरों की वो बताएंगे। इंद्रवीर हमारे साथ जुड़ गए हैं रायबरेली से। इंद्रवीर, 2 दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंच चुके हैं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। मीटिंग भी करेंगे। अगर हम यहाँ पे मौजूद है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लाखों की तादाद में, लाखों सैकड़ों की तादाद में ढेर लगा है। अगर हम बात करें तो कांग्रेस के प्रवक्ता भी है, काफी साथ जो है ये मीडिया प्रभारी भी है कांग्रेस के रैली से। तो आज गांधी जी का वापस से एक बार आगमन हो रहा है, तो उससे क्या सोचे किस तरीके से लाइव की बातें है, तो लाइव बात तरीके से मिल रहा है के माध्यम से जनता देखी रही है और हम इंतजार कर रहे हैं अपने भाजपा का। इंद्रवीर, आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ पा रही है। आप इंद्रवीर, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है, तो आपकी आवाज इंद्रवीर फिर से रिकनेक्ट करेंगे आपको एक बार, क्योंकि आपकी आवाज यहाँ पर नहीं साफ तौर पे आ पा रही है। आप एक बार फिर से आपको जोड़ने का प्रयास करेंगे, तब तक हम चलते हैं अवनीश के पास कानपुर। अवनीश, कौन सी बड़ी खबर है कानपुर से आज की? अखंड, हम बात कर रहे हैं महाकुंभ को लेकर के। जिस तरीके से आप अभी बता रहे थे कि महाकुंभ में लगातार जो है श्रद्धालुओं की भीड़ है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है, उसी तरीके से कानपुर, क्योंकि एक ऐसा सेंट्रल स्टेशन है जहां से सभी जगह की गाड़ियां रहती हैं, तो कहीं ना कहीं प्रयागराज से भी लोग कानपुर आ रहे हैं, कानपुर से फिर कनेक्टिंग ट्रेन या बस से अपने अपने गंतव्य को जा रहे हैं। तो उसमें से इस वक्त का जो नज़ारा यहाँ पर इस समय देखने को मिल रहा है वो ये है कि जितनी भी ट्रेनें प्रयागराज जा रही हैं, प्रयागराज से आ रही हैं, उन सभी ट्रेनों में जो एसी कोच तक है उनमें भी यात्री इस तरीके से भरे हैं जैसे कि कोई जनरल कोच हो। तो कहीं ना कहीं अभी भी जो श्रद्धालुओं में है एक ताता, एक जो विश्वास है या एक आस्था का जो एक महाकुंभ जो चल रहा है उसको लेकर के जो मन में श्रद्धा है वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखने को मिल रही है। जब उससे वहां से जब लोग आते हैं प्रयागराज से आकर के यहाँ पर उतरते हैं, जब उनसे बातचीत की जाती है, पूछा जाता है कि इतनी भीड़ में आप कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा, लेकिन जो श्रद्धा है वो कहीं ना कहीं ये बोलते हुए नजर आती है कि देखिए, हमने परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ा, लेकिन हम महाकुंभ से स्नान करके आ गए हैं। कहीं ना कहीं हमारे लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि एक ऐसा पर्व है जो 145 वर्ष में एक बार आया है। तो इस वक्त जो भी लोग इसमें महाकुंभ में जाकर के डुबकी लगा रहे हैं, क्योंकि उम्मीद लगाई गई थी 45 करोड़ की, 55 करोड़ से लोग ज्यादा पहुंच चुके हैं और उम्मीद है कि 5-10 करोड़ लोग इस आने वाले समय तक और भी जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो आंकड़ा है वो लगभग बहुत ज्यादा, उम्मीद से बहुत ज्यादा है। तो इस वक्त की जो स्थितियां हैं, जो बस स्टेशनों की स्थितियां हैं, जो ट्रेनों की स्थितियां हैं, वो काफी हम भयावह नहीं कहेंगे, क्योंकि आस्था का कुंभ है, आस्था है। लोग एडजस्टमेंट कर रहे हैं, लोगों को ऐसा नहीं है कि लोग परेशान हैं तो उनको उनको ये है कि कम से कम परेशान है तो एक हमको जो कुंभ में स्नान करने का मौका मिल रहा है, तो उन परेशानियों को भी कहीं ना कहीं वो
हटाते हुए या भूलते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात डीएम को लेकर के लगातार मैं बात करता हूँ, आज भी उस पे बात करूँगा कि इस वक़्त की जो जिलाधिकारी के कार्यालय की स्थिति है, आपको बता दें कि 10 बजे से जिलाधिकारी अपने कार्यालय में जब सुनवाई के लिए बैठते हैं, तो लगभग 9 बजे से वहाँ पर लोगों की भीड़ लगना शुरू हो जा रही है, क्योंकि स्थिति ये है कि जो जिलाधिकारी हैं, लोगों का कहना है कि जिलाधिकारी जो समस्या को सुनते हैं, तुरंत वहीं पर जो उसका निस्तारण होता है, उसका निस्तारण तुरंत वहीं करते हैं। तो एक जो मन में विश्वास कहीं न कहीं लोगों के अंदर बना हुआ है कि हम अगर पहुँचेंगे, तो हमारा जो समस्या है उसका निस्तारण तुरंत हो जाएगा। तो इसको लेकर के आप समझ लीजिए कि सुबह 9 बजे से 8 बजे से लोग दूर-दूर से आकर के वहाँ पर बैठ रहे हैं और एक ऐसी भीड़ लग रही है, जैसा लग रहा है कि कोई एक बहुत बड़ी कोई कार्यक्रम चल रहा हो, इस तरीके की भीड़ लगातार बढ़ रही है वहाँ पर। और लगातार उसके बाद भी जिलाधिकारी जो है, उन सभी लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं और त्वरित निस्तारण भी हो रहा है। और जिनका निस्तारण तुरंत नहीं हो पा रहा है, उनपे एक इस तरीके की व्यवस्था की गई है कि अगर इसका निस्तारण आपका 2 दिन में नहीं होता है, तो आप दोबारा आकर के हमको इस चीज़ को बताएँगे आकर के, हम उसपे तुरंत एक्शन भी लेंगे। अखन। बिल्कुल अवनीश, जब एक अच्छा अधिकारी काम को ज़िम्मेदारी के साथ करता है, तो शायद इस तरीके का रिस्पॉन्स ज़रूर नज़र आता है। लोगों के मन में उत्साह होता है कि अगर हम इस अधिकारी के पास जाएँगे, इस व्यक्ति के पास जाएँगे, तो ये हमारी समस्या सुनेंगे ही नहीं, बल्कि उसपे आदेश भी दे देंगे कि आप इस पर क्या कार्रवाई करो, जो न्याय उचित है। तो लोगों के मन में इस तरीके का उत्साह होता है, और अगर कहीं न कहीं मैं आपकी लगातार ये खबरें देख रहा हूँ, और जिस तरीके से नए नवागत डीएम साहब ने कमान सँभाली है, और कुर्सी पर बैठने के बाद जिस तरीके से वो नए एक अलग अवतार में नजर आ रहे हैं, तो कहीं न कहीं उनकी तारीफ होनी भी चाहिए। तारीफ होनी इसलिए भी चाहिए क्योंकि अगर एक अधिकारी अपनी ज़िम्मेदारी को पूर्णतः समझता है, और जनता उस ज़िम्मेदार व्यक्ति के साथ अपनी अपनी परेशानियों को लेकर के पहुँचती है, तो उसको उम्मीद जगती है कि कहीं न कहीं एक अच्छा अधिकारी है, हमें हमारी समस्याओं का समाधान निकाल कर के देगा। और शायद यही कारण है कि एक जनता दरबार आमतौर पर देखा जाता है अधिकारियों के यहाँ। ये अधिकारी होते हैं कि वो अपनी मीटिंग का हवाला दे दिया करते हैं, या फिर यूँ कहते हैं मेरे पास तो बहुत बड़ा काम है भाई, मेरे पास पूरा जिले की ज़िम्मेदारी है, मैं आप लोगों की समस्या को क्यों सुनूँ? लेकिन जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से खबरें वहाँ पर आप कानपुर से दिखा रहे हैं कि वो अचानक से औचक निरीक्षण के लिए निकल जाते हैं, दरबार भी लगा रहे हैं अपना जनता का, और तमाम ऐसी जो अव्यवस्थाएँ हैं, वो जो निर्माण कार्य जहाँ पर चल रहे हैं, वहाँ भी पहुँच जाते हैं, और वहाँ पे निर्माण का जो सामग्री होती है, अगर वो भी घटिया प्रयोग की जाती है, तो उसको लेकर के भी फटकार लगाते हैं। तो एक बात अवनीश ये भी दिखती है ना कि अगर जिम्मेदार अधिकारी है, तो कहीं न कहीं उसकी वजह से जो ना सिर्फ जिले का नाम होता है, बल्कि ये भी दिखता है कि जो एक एक्टिव अधिकारी है, उसकी वजह से विकास की गति भी रफ्तार पकड़ लेती है। जो लोग निरंकुश बने रहते हैं, उनके अंदर भी काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। ऐसा है, होता है कि नहीं अवनीश? या उनके आने के बाद ऐसी स्थितियाँ दिख रही है कि नहीं दिख रही है? देखिए बिल्कुल, क्योंकि बड़ा पद है एक जिले के, क्योंकि कमान सँभाल रहे हैं, तो जब उनको लगता है कि जो नीचे अधिकारी बैठा हुआ है कि हमारे जो ऊपर के अधिकारी हैं वो एक्टिव होकर के काम कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं ना चाहते हुए भी एक डर भी होता है कि अगर हम कार्य नहीं करेंगे तो हमारे खिलाफ में कहीं न कहीं कार्रवाई ज़रूर हो जाएगी। तो एक डर का भी भय रहता है, और एक ज़िम्मेदारी भी रहती है कि अगर हमारे बड़ा जो अधिकारी है वो अगर कार्य कर रहा है, तो हमको भी कार्य करना चाहिए। जो अंदर की एक जो मानवता है वो कहीं न कहीं जग भी सकती है लोगों की। लेकिन जिस तरीके से आप बिल्कुल सही कर रहे हैं कह रहे हैं कि जिस तरीके से अगर कोई अधिकारी चाह ले या कोई कर्मचारी चाह ले कि हमको अपना ईमानदारी से काम करना है और ईमानदारी से कार्य करके हम उस कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। तो अगर इसी तरीके से अगर लगातार जिस तरीके से कानपुर के जिलाधिकारी, क्योंकि हम इस खबर को लगातार दिखाने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि ऐसे कार्य हो रहे हैं, क्योंकि लगातार जो है कार्य किए जा रहे हैं, तो दिखाने की जो खबर दिखाने की बात हो, वो बनती भी है कि अगर कोई कार्य अच्छा अधिकारी कर रहा है तो हम खबर दिखाएँ, क्योंकि हमारा नैतिक अधिकार भी है और कहीं न कहीं ज़िम्मेदारी भी बनती है कि अच्छा कार्य है या बुरा कार्य है तो उसको ज़रूर दिखाएँ। तो अधिकारी अगर कार्य करने पे उतारू हो जाए तो इस तरीके से ज़रूर कर सकता है, और जो अगर जिले का सबसे बड़ा अधिकारी कार्य कर रहा है तो कहीं न कहीं जो छोटे अधिकारी हैं उनके मन में भी इस तरीके का उत्साह आता है कि हम कार्य करें, ताकि हमारे जो जिलाधिकारी हैं उनको भी लगे कि हम भी कुछ कार्य कर रहे हैं। खन बिल्कुल अवनीश, इसीलिए एक उत्साह होता है, लोगों के मन में मोटिवेशन होता है कि अगर हमारा बड़ा अधिकारी कार्य कर रहा है और वो सुबह दफ्तर टाइम पे पहुंच जा रहा है, तो हम क्यों पीछे हटें? डर भी होता है कि अगर बड़ा अधिकारी पहुंच गया, हम नहीं पहुंचे और औचक निरीक्षण में आ गए वो, तो हमारे खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। तो ऐसे अधिकारियों को भी चुस्त दुरुस्त रहना चाहिए, और एक्टिवनेस के साथ पूरे जिले की कमान जिस तरीके से वो संभाल रहे हैं, और भी अधिकारियों को संभालनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए अवनीश। इंद्रवीर हमारे साथ फिर से जुड़ गए। इंद्रवीर, कंटिन्यू करें आप। देखिए कि जिस तरीके का उत्साह है, ये राहुल गांधी का जो है चौथा दौरा है जब से सांसद बने हैं वो, और वहां पे जैसे आपने बताया कि
शुरुआत मंदिर में उन्होंने दर्शन किया और भद्रा में कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। अब इसके साथ ही सीधा रैली आने वाले हैं और हम आपको दिखा दें, ये वो चौराहा है जहाँ से वो सीधे यहाँ से आएंगे और इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप शासन प्रशासन और जो उनके कार्यकर्ता है, देख सकते हैं किस तरीके से ढोल नगाड़ों के साथ में इनका उत्साह वर्धन कर रहे हैं। ये आप देखिए जिस तरीके से यहाँ पे कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों के साथ में इनके जो है काम है और आने वाले समय में जो काम करेंगे ये गांधी परिवार की अभी सरकार है तो ये बड़ी जमीनी जनता है वो गांधी परिवार को लगातार पार्टनर बनाते इंद्रवीर, क्या जो खोई हुई जमीन थी उत्तर प्रदेश में, क्या उसको तलाशने के लिए आप पूरे हरकत में और कहते हैं कि पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहे राहुल गांधी, इसलिए लगातार दौरे पे दौरे करते चले जा रहे हैं? देखो सर, लेकिन अगर बात करें तो जिस तरीके से राहुल गांधी ने आज बतरावा में अदानी और अंबानी के ऊपर हमला बोला है, उसकी जो हमारे पास है वो अब वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश को एक मजबूत जो बनाना चाहते हैं, जो लोकसभा चुनाव 2024 में दिखा है उसको लेकर के कहीं ना कहीं राहुल गांधी अब उत्तर प्रदेश को एक मजबूत स्तंभ देख रहे हैं। जी सर, बिल्कुल इंद्रवीर, सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी लगातार उत्तर प्रदेश को लेकर के संजीदा है। कौन है ये इंद्रवीर? कौन है ये? कौन है ये इंद्रवीर? कौन है ये? दोबारा तार करता रहिएगा, दोबारा तार करता रहिएगा, तस्वीर करिएगा, बता दें आपको कौन है इंद्रवीर? ये है कौन? है कौन ये? नॉट कौन है? ये कांग्रेस के कुछ उपद्रवी कार्यकर्ता है। ये कांग्रेस के कुछ उपद्रवी कार्यकर्ता है। ये अपने आप को पूरा इनकी में खैर लेता हूँ लाइव के बाद। कौन बदतमीजी कौन कर रहा है? Don't do this again. I have working on it. No. कौन है ये? कौन है इंद्रवीर ये? कौन है इंद्रवीर ये? इंद्रवीर है कौन ये? कौन है ये? है कौन ये? जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, ये भीड़ है और वो भीड़ है, ठीक है। अब अगर बात करें तो जिस तरीके से ये आकर के इस तरीके बात कर रहे हैं, ये स्वाभाविक है चौराहे पे हम तो कहीं ना कहीं ट्रैफिक भी चल रहा, तो उस तरीके से इनको दिक्कत क्या हो रही है? इनको दिक्कत क्या हो रही है? पुलिस प्रशासन में मुस्कुरा है तो इनको दिक्कत क्या हो रही है? दिक्कत ये हो रही है कि ये राहुल गांधी के स्वागत के लिए खड़े, तो अगर मीडिया कवरेज करे तो उसको देखते हैं कि ये लिखे मीडिया ना लिखे, इनका ये कहने का मतलब है, बस इतना और कुछ नहीं, ये चाहते हैं। मतलब मीडिया में दिखने के लिए तमाम लोग कोशिशें करते हैं और इनको लग रहा है कि हम ही ना दिखे, हम राहुल गांधी को देख लें। अरे राहुल गांधी आपके नेता हैं, वो तो आपसे मिलेंगे ही मिलेंगे। और अगर कौन सी बात, क्या आपकी क्या हाल है? कुछ अलग खबर बता रहे हैं क्या आपको? क्या धक्का मुक्की करने पे उतारू हो गए? इतने बड़े नहीं, आई हैव कैपेबल ऑफ द इन इतनी बड़ी हिम्मत नहीं है किसी की, जो आप बोल रहे हैं कि इतनी बड़ी किसी की हिम्मत नहीं है। रैली में कैपेबल हूँ अपना खुद का मेरा नहीं, क्या इनका ये तौर तरीका यही है इनका? ये कार्यकर्ता हो चाहे कुछ भी हो, तौर तरीका यही है? मीडिया वाले इस तरीके से बातचीत करेंगे? होता क्या है यही होता है कि हम लोग जब उस तरीके से जाते ना तो मीडिया में भी आने के लिए, कैमरे में भी आने के लिए कई चीजें आती है। तो जी अगर बात करते टॉपिक पे, तो टॉपिक पे अगर बात करें तो जिस तरीके से राहुल गांधी का क्रेज है, और हम यही बता रहे थे कि अब उत्तर प्रदेश साधने का डेफिनेटली अगर बात करें तो दिल्ली हो या और भी कोई, अगर हम दिल्ली में सरकार बना तो उस तरीके से उत्तर प्रदेश को लेकर के राजनीतिक सरगर्मियां अब तेजी से बढ़ती जा रही है। वहीं पर राहुल गांधी भी कहीं ना कहीं अपनी जमीन, अब उत्तर प्रदेश जैसे वो राजनीति सांसद थी, तो उस तरीके से मजबूती के साथ अब यहाँ पर अपने दौरे पे जिस तरीके से कर रहे हैं, जिस तरीके से कई जगह देखने को मिल रहा है, आने वाले समय में कई तरीके से कई चीजों की संभावना जो है वो खुलती और दिखती नजर आ रही है। जी सर, बिल्कुल इंद्रवीर, बने रहिएगा और जो भी अपडेट होंगे उसको जरूर दे दीजिएगा। ज्ञानेंद्र हमारे साथ प्रयागराज से जुड़े हुए। ज्ञानेंद्र, लगातार श्रद्धालुओं का जनसैलाब प्रयागराज महाकुंभ में जा रहा है और 57 करोड़ से अधिक लोगों ने वहां पर आस्था की डुबकी लगा ली है। कल भी 1 करोड़ से अधिक लोगों ने वहां पे आस्था की डुबकी लगाई थी और आज भी उम्मीद ये जताई जा रही है कि 1 करोड़ से अधिक तैयारी में पार कर जाएगा और वीकेंड है। क्या स्थितियां, मौजूदा हालात वहां पे क्या है, जरा हमारे दर्शकों को बताइए।
बिल्कुल अखंड, देखिए मौजूदा हालात अभी इस समय स्थितियां काबू में है। कल रात शाम को 7 बजे के आसपास से भीड़ थोड़ी सी कंट्रोल हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रयागराज में लगातार श्रद्धालु आ रहे हैं, लगातार करोड़ों की संख्या में आशा की डुबकी लगाई जा रही है। जितना मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी और माघी पूर्णिमा को नहीं हुआ, उससे ज्यादा माघी पूर्णिमा के बाद से जिस तरीके से श्रद्धालुओं का आना शुरू हुआ, ये थोड़ा सा अचंभा सभी को लगा। और खास तौर पे बात करें तो प्रशासनिक अमला तब स्तब्ध रह गया जब 7 तारीख, बीते 7 फरवरी के बाद से लगातार श्रद्धालु आना शुरू हो गए। तो ये थोड़ा सा प्रशासनिक अमले के लिए थोड़ा सा चौंकाने वाली चीज रही कि माघी पूर्णिमा के बाद श्रद्धालुओं का आना थोड़ा सा कम होता है, लेकिन माघी पूर्णिमा के बाद श्रद्धालुओं का तांता चला आ रहा है। थोड़ा सा ये स्तंभ वाली बात रही, लेकिन कल से अभी तक में थोड़ी सी श्रद्धालुओं की भीड़ कम हुई है, लेकिन आस्था कम नहीं हुई है। ऐसा बताया जा रहा है कि ट्रेनें काफी लेट है और हो सकता है कि आज शाम से फिर से श्रद्धालुओं का जो है तांता लगना शुरू हो जाए। अभी तक फिलहाल 20 लाख से अधिक लोगों ने आशा, सोचिए भीड़ कम है लेकिन डुबकियां लग रही है। सोचिए कितनी बड़ी बात है कि कल से लेकर के अभी तक ये भीड़ कम है। लेकिन ये बताया जा रहा, प्रशासनिक अमले से मेरी बात हो रही थी टेलीफोनिक, तो उन्होंने बताया कि आज शाम से भीड़ फिर से शुरू हो सकती है, ये आशंकाएं हैं। कानपुर हाईवे अभी जाम है। मैं अभी सोशल मीडिया चला रहा था तो एक लाइव चल रहा था, उस पे किसी एक सज्जन व्यक्ति ने लाइव किया था। कौशाम्बी और प्रयागराज और कानपुर हाईवे जो पड़ता है, वो हाईवे अभी जाम है। तो स्थितियां ये पता चल रहा है कि आज शाम से भीड़ फिर से बढ़ सकती है। और बनारस हाईवे जाम है, प्रतापगढ़ हाईवे थोड़ा सा खुला हुआ है, लेकिन स्थितियां मलाका और सोराव के आसपास क्या है, ये स्थितियां मैं अभी नहीं बता सकता जब तक मैं खुद चेकआउट ना कर लूं। तो स्थितियां अभी फिलहाल उतनी नॉर्मल नहीं है। मात्र 6 दिन बचे हुए हैं और महाशिवरात्रि क्योंकि लास्ट स्नान है और एक आखिरी स्नान है, तो प्रशासन अपनी तैयारियां पूरी कर चुका है। मैंने आपको कल भी बताया था कि मेरी डीएम और डीआईजी वैभव कृष्ण से भी बात हो रही थी और मैंने कल आपको भीड़ भी दिखाई थी वहां की कि किस तरीके से भीड़ लगातार चली आ रही है। तो सोचिए प्रशासन ये कह रहा है कि मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी, इन तीनों की भीड़ मिला ले तो उससे ज्यादा अब की महाशिवरात्रि पे होगी। और नो व्हीकल जोन 26 से अब हो गया है 28 फरवरी तक, और भले ही 26 को खत्म हो रहा है लेकिन नो व्हीकल जोन 28 फरवरी तक किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है। दूसरी बात यह है कि जो श्रद्धालु आएंगे उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती ये रहेगी कि प्रशासन कैसे उनको कंट्रोल करेगा। फिलहाल अखाड़ों का उखड़ना, क्योंकि मैं कल सेक्टर 6 से लेकर के पूरा मेला में घूमा हूँ, अखाड़ों का उखड़ना शुरू हो गया है। घाटों को क्लीन किया जा रहा है, साफ सफाई बड़ी तेजी पे चल रहा है कि जो श्रद्धालु जिधर से भी अगर एंट्री पाए तो उनको उन्हीं घाट पे स्नान किया जाए। पीपा पुल सारे खोल दिए गए हैं। 2 पीपा पुल ऐसे हैं कि जो बंद किए गए हैं, एक प्रशासनिक अमले के लिए और एक मीडिया कर्मी के लिए। ये 2 पीपा पुल सिर्फ और सिर्फ बंद रहेंगे। एक शास्त्री ब्रिज जो 7 नंबर पीपा पुल कहा जाता है, और एक अखाड़ा ब्रिज पीपा पुल कह सकते हैं। सिर्फ ये 2 पुल बंद रहेंगे जो संगम नोस को कनेक्ट करते हैं। सीधी सी बात है, ये 2 पीपा पुल केवल बंद रहेंगे और सारे खोल दिए गए हैं। श्रद्धालु आ सकते हैं, लेकिन जब भीड़ संगम की ओर बढ़ेगी तो पीपा पुल बंद किए जा सकते हैं। ऐसी स्थितियां बनेंगी अगर, तो पीपा पुल बंद किए जा सकते हैं। डायवर्जन की बात करें अगर, ज्ञानेंद्र, एक सवाल भी है, और सवाल इसलिए भी है कि सबसे बड़ी बात है कि भीड़ को लेकर के सवाल है कि भीड़ अचानक से आखिरकार बढ़ क्यों रही है। सबसे बड़ी बात है कि आपने अगर ध्यान दिया होगा तो लगातार विपक्ष महाकुंभ को लेकर के सवाल खड़े कर रहा है।
लेकिन आपको कुछ तस्वीरें, और जनता बड़ी चालाक हो चुकी है। बहुत सारी ऐसी भी जनता है जो इस तरीके की तारीफ कर रही है कि व्यवस्थाओं को लेकर के, लेकिन विपक्ष है और तमाम ऐसे लोग भी हैं जो कुव्यवस्था की बातें कर रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच भी सबसे बड़ी बात है कि जो कुव्यवस्था की बात कर रहा था वो भी जाके संगम में डुबकी लगा के आया है, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे धर्मेंद्र यादव हो, या फिर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय हो जिन्होंने कल डुबकी लगाई, पंजाब सरकार के भी कैबिनेट मिनिस्टर ने यहाँ पे आके डुबकी लगाई। तमाम ऐसे लोग हैं जो प्रयागराज संगम में आके डुबकी लगा रहे हैं। उसमें सचिन पायलट भी है। लोगों में उत्साह, हाँ उसमें सचिन पायलट, बिल्कुल सही बात आपने ऐड कर दिया उनका भी नाम, और भी कुछ लोग हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इन सब व्यवस्थाओं के बीच में वो भी आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। लोग ये सोच रहे हैं कि जब ये लोग जो विपक्ष है लगातार सवाल खड़े कर रहा है वो जाके आस्था की डुबकी लगा रहा है, तो हम पीछे क्यों रहे? क्या एक बड़ी वजह ये भी है क्या? नहीं, देखिए, आस्था की डुबकी लगाने के लिए बात करेंगे विपक्ष की, तो विपक्ष के ऐसे छत्तीसगढ़ की पूरी कैबिनेट आई थी, उनके साथ कांग्रेस के विधायक भी आए थे। 10 से 12 विधायक थे मेरी जानकारी के अनुसार। 10 से 12 विधायक भी आए थे। मध्य प्रदेश के कई विधायक आ चुके हैं और कांग्रेस के ऐसे कई विधायक आ चुके हैं जो आस्था की डुबकी लगाए और चले गए। तो ये ना कहा जाए कि कोई मैं अपनी आंख से देखने वाला हूँ। समाजवादी पार्टी के मेरे ही शहर के, मैं अपने ही जिले की बात करूंगा, दोनों विधायक आके आस्था की डुबकी कल ही लगा के गए हैं, जो कि एक राम सिंह पटेल है, पट्टी पूर्व कैबिनेट मंत्री क्षेत्र के विधायक है, वो आके आस्था की डुबकी लगा के चले जा रहे हैं। तो देखिए, लोग आके आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। विपक्ष का काम है एक निशाना साधना, लेकिन किसी की आस्था के साथ खेलना ये अच्छी बात नहीं है। लगातार विपक्ष हमला कर रहा है। आखिर अगर कमियां हैं तो श्रद्धालु नहीं आते, उनको ये लगता, लेकिन कमियां उनको कहीं नजर नहीं आ रही हैं योगी सरकार की, साफ तौर पे। देखिए, सबसे बड़ी बात, इतना बड़ा अगर कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज हो रहा है तो उसमें छोटी मोटी कमियां रह जाती हैं, और कोई अगर 18 घंटों से ड्यूटी कर रहा है तो थोड़ी सी, चाहे हम हो चाहे आप हो, थोड़ी सी झल्लाहट होती है। तो लोग लगातार आ रहे हैं, कहीं ना कहीं छोटी मोटी गलतियां होती है तो उसको लोग इग्नोर भी कर रहे हैं। अगर पुलिस उनसे कह रही है, शासन उनसे कह रहा है कि इस रोड से नहीं, जब थोड़ा सा श्रद्धालु नहीं मान तो पुलिस को टाइट होने पड़ते, लेकिन श्रद्धालु तब भी नहीं नाराज होते। लोगों को कहने दे। मेरी कल बात हो रही थी, तो 2 इंडियन थे, एक दुबई से आए थे, एक अमेरिका से आए थे, और सोचिए उन्होंने कहा कि मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा हूं, मुझे लगेज मिलने में काफी देरी हो गई, लेकिन हमने तब भी लगेज का इंतजार किया। एयरपोर्ट जैसी, प्रयागराज स्टेशन की तो बात ही छोड़ दीजिए, एयरपोर्ट में भी भीड़ है। और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मेरे लगेज मिलने में मुझे तकरीबन 1 घंटे 45 मिनट के आसपास मुझे लगेज मिला है। और उसके बाद हम लोग एयरपोर्ट से बाहर निकले, कैब मिली, कैब से हम लोग आ ही रहे थे कि हम लोगों को गाड़ी रोक दी गई, फिर हम लोग पैदल आए हैं। तो इंडियन की ही बात नहीं, बाहरी लोग भी है कि वो पैदल आ रहे हैं, किसी को कोई दिक्कतें नहीं है। तो हमारे हिसाब से, मेरी जानकारी में, विपक्ष को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए और वो अपनी राजनीति सिर्फ राजनीति तक रखे, किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ न करे। कई लोगों से मेरी बात हो रही थी, वो साफ तौर पर कह रहे थे कि विपक्ष इस तीर्थ स्थल को लेकर के खास तौर पे बात ही न करे, क्योंकि ये हर साल आने वाला है, और अगर उनकी भविष्य में सरकार होगी तो वो भी ऐसा प्रोग्राम कराएं, और योगी सरकार को खास तौर पे बोलना बंद कर दें और वो अपनी राजनीति करे, खास तौर पे तीर्थ स्थल की तो बात ना ही करें, क्योंकि ये हमारी आस्था है और हमारे, अगर वो कुछ बोलेंगे तो हमारे दिल पे भी ठेस लगेगी। अखंड बिल्कुल ज्ञानेंद्र, 57 करोड़ लोग पहुंच चुके हैं और जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा है कि अभी 6 दिनों में 5 से 7 करोड़ लोग और पहुंच सकते हैं। तो 62-63 करोड़ या कहें 65 करोड़, जो भी आंकड़ा टच करेगा, ये तो आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। और बिल्कुल सही बात आपने बोली है कि आस्था का विषय है ये, इस पर किसी को भी टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। और अगर आपको लगता है कि कुछ गलतियां सरकार कर रही है तो आप उसको सुझाव दीजिए कि आप इसको और भी बेहतर बना सकते हैं। लेकिन आप लगातार सवाल खड़े करते रहोगे और अगर आप ये कहने का प्रयास करते रहोगे कि आप ये गलती कर रहे हो, ऐसा है वैसा है, तो लोग भी तो कहें। अगर 57 करोड़ लोग वहां पहुंचे तो कुछ तो सोच के ही पहुंचे होंगे। कुछ भी कहिए आप, कुछ ना कुछ तो व्यवस्था जरूर है कि 57 करोड़ लोग वहां जाकर के आ गए हैं,
आस्था की डुबकी लगा करके। और बिल्कुल सही बात है कि एक बहुत बड़ा अगर आयोजन होता है और इस तरीके के महाकुंभ में आप सोचिए कि कितने देशों की संख्या नहीं है, उससे ज्यादा लोग वहां पर आस्था की डुबकी लगा के चले गए। 1-1 करोड़ लोग एक-एक दिन में जा रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। आश्चर्य की बात है कि गिरिराज सिंह का भी बयान हमने सुनाया आपको कि ये बिल्कुल सही बात है कि इतनी बड़ी क्राउड को मैनेज करना, क्या कुछ लोगों के अंदर क्षमता है कि इतने बड़े क्राउड को मैनेज कर सकते हैं? 60,000 जवानों की बात की जा रही, लेकिन प्रभु की लीला है, अद्भुत महाकुंभ है। शायद यही कारण है कि बहुत बड़ी तादाद, बहुत बड़ी संख्या वहां पर जा रही है, पहुंच रही है और आस्था की डुबकी लगा करके वापस अपने शहर, अपने गंतव्य तक पहुंच जा रही है। जरूर कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अगर आप अगर एक बात कह रहा हूं ज्ञानी, उसके बाद आप पे आता हूं। सबसे बड़ा सवाल है, आप खुद सोचो, कभी टेक्निकली सोचो कि क्या आप किसी, जब बैद्यनाथ धाम में लोग जाते हैं, सबको पता है बैद्यनाथ धाम के बारे में, बोलबम के नाम से मशहूर और बाबा भोलेनाथ का वो है, दर्शन करने के लिए जब पहुंचते हैं कितने किलोमीटर चलते हैं? आप सभी लोग जानते होंगे कितने किलोमीटर लोग चलते हैं? पैदल 100 किलोमीटर से अधिक लोग चलते हैं, बिल्कुल, क्योंकि आस्था का विषय है। काशी विश्वनाथ बिल्कुल। जी की बात की जाए तो वहां भी अमूमन 10, 12, 15 किलोमीटर की लंबी लंबी लाइनें हैं। अगर लाइनें 10-15 किलोमीटर की तो लंबी कतारों में वो इंतजार करते हैं। वैष्णो देवी माता जी के मंदिर की बात की जाए तो क्या लोगों ने देखा नहीं कितने किलोमीटर लोग पैदल खुद स्वयं चल करके जाना चाहते हैं? और अगर एक जगह, एक स्थान पर इतनी बड़ी तादाद में श्रद्धालु अगर पहुंचेंगे तो क्या केवल और केवल विपक्ष की यही भूमिका होनी चाहिए कि आरोप लगाए कि व्यवस्थाएं नहीं है? बिल्कुल सही बात, व्यवस्था नहीं है। आप बिल्कुल आरोप लगाए कि ये व्यवस्था नहीं है, इसको और भी बेहतर किया जा सकता है, इस जगह पे ये सुझाव दे रहे हैं, आप ऐसा काम करो। पर किसी महाकुंभ को लेकर के या किसी एक आस्था के विषय को लेकर के आप लोगों के साथ भी तो खिलवाड़ कर रहे हो ना ज्ञानी? बिल्कुल, देखिए लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात, मैंने अभी आपने बोला कि अभी 6 दिन बचे हैं 57 करोड़, और आपने आंकड़े बताए 62 करोड़, कतई नहीं। ये आंकड़े तकरीबन 67 के आसपास। मैं आपको फिर वो कह रहा हूँ, हमारी आपकी फिर 27 तारीख को मुलाकात होगी और ये 67 करोड़ के पार रहेगा। मैंने आपसे क्या कहा कि आज थोड़ी सी भीड़ कंट्रोल हुई है, लेकिन कंट्रोल हुई है, ये नहीं कह सकते कि भीड़ नहीं आ सकती है। भीड़ आएगी और शाम तक में मैं आपको फिर से अपडेट दूंगा कि लगातार भीड़ बढ़ती चली जा रही है। मैंने अभी आपसे कहा था कि कानपुर हाईवे ब्लॉक्ड है पूरा। एक साथी का मैं लाइव देख रहा था, बनारस लॉक्ड है। प्रतापगढ़ की स्थितियां मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैंने जहां के विजुअल देखे वहां की मैं बात करूंगा। और आस्था के साथ मैंने आपको बताया कि मैं श्रद्धालुओं से बात कर रहा था कि वो, जब मैं उनसे थोड़ी सी राजनीति पे जाता था तो पहला वर्ड उनका ये होता था कि देखिए भाई साहब, मुझे राजनीति से नहीं लेना देना, लेकिन एक चीज मैं बता दे रहा हूँ आपके माध्यम से कि कोई भी आस्था के साथ मजाक मुझे नहीं पसंद है। और जो राजनीति करते हैं तो सिर्फ अपनी राजनीति करें। और क्या उनकी सरकार में नहीं हुआ था अव्यवस्था? तो इस सरकार में अगर थोड़ी सी अव्यवस्था है तो हम लोग मैनेज कर रहे हैं ना, तो खास तौर पे हम लोग के साथ कोई खिलवाड़ न करे। और दूसरी चीज कि आस्था के साथ खिलवाड़ न करे। इतना बड़ा तीर्थ स्थल है, लोग देश विदेशों से आ रहे हैं, तो हम ये चाहेंगे कि उन लोगों को सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि वो भी हिंदू हैं, हम भी हिंदू हैं, और सिर्फ आस्था पे वो आए हैं डुबकी लगाने, वो डुबकी लगा के गए। हम लोग डुबकी लगाने आए, डुबकी लगा के जाए। राजनीति में वो अपनी जगह करे, लेकिन तीर्थ स्थल की बातों को ना ले। देखिए कई जगह है ऐसे पैदल जहां आपको चलना है। आपने अयोध्या का नाम नहीं जोड़ा, तो जी अयोध्या में स्थितियां अभी इस समय ये है कि आपको 10 किलोमीटर पहले ही आपकी गाड़ियां रोक दी जा रही हैं। विजुअल्स आ रहे हैं, कितनी भीड़ है। लाइन में लगने तक आप जहां 2-2, 3-3, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे से अधिक लाइन लगाना पड़ रहा है, यहाँ पे तो डुबकी लगा के आपको सिर्फ जाना कि दर्शन करने के लिए हनुमान मंदिर जैसी, बड़े हनुमान जी की मंदिर बंद कर दी गई है। सोचिए, नागवास की मंदिर बंद कर दिया गया है, तो दर्शन नहीं हो रहे, सिर्फ डुबकी लगा के लोग चले जा रहे हैं। लोग आते हैं माघी पूर्णिमा तक, माघी पूर्णिमा के पहले कि अखाड़ों को देख सके, वहां की साधुओं से मिल सके, लेकिन अब तो कुछ भी नहीं है। सारे साधु संत जा चुके हैं, सारे नागा बाबा जा चुके हैं, सारे अखाड़े जा चुके हैं, लेकिन तब भी क्यों लोग आ रहे हैं? इसलिए रहे हैं, उनको आस्था है। त्रिवेणी संगम में आ रहे हैं, आस्था की डुबकी लगाए, जहां गंगा जमुना आस्था अगर नहीं होती तो इतनी बड़ा जो जल सैलाब है और तमाम ऐसी घटनाएं घटित भी हुई और विपक्ष ने उसको बहुत अच्छे से उछाला भी।
तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, करीब 110 ऐसे मीडिया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थे जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। कई और के वीडियोस को प्रयागराज का वीडियो बता करके पोस्ट किया गया है। सबसे बड़ी बात है कि लोग पैनिक क्रिएट भी करने वाले लोग हैं। बिल्कुल सही बात है, आप व्यवस्था दिखाइए अगर है, लेकिन किसी और वीडियोस को किसी और से कनेक्ट करने जब आपके पास अधूरी जानकारी है तो क्या इस तरीके से वीडियो डाल करके सोशल मीडिया पर क्या पैनिक क्रिएट नहीं कर रहे हैं, लोगों की जान के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं? और भगदड़ जैसी स्थितियां पैदा कैसे होती है? इसी तरीके के पैनिक से होती है। क्या लोगों को नहीं पता है? लेकिन हमारा काम है राजनीति करना, हमारा काम है केवल और केवल ढोंग करना। अरे अगर आस्था का विषय है मेरे भाई, वहां पे श्रद्धालु आपकी राजनीति से मतलब नहीं है, उसको जिसको वोट देना वो देगा। क्यों आप जाकर के आस्था की डुबकी लगा रहे हो, सवाल खड़े कर रहे हो? क्यों लोगों के मन में उल्टे सीधे कमेंट करवा करके लोगों को जाने से मजबूर कर रहे हो कि मत जाओ वहां पे? सरकार ने व्यवस्था की है, जैसे भी की है, लोगों को आस्था का विषय है, वो जाएंगे, आस्था की डुबकी लगाएंगे। उनको कुछ कमियां लगेंगी तो सरकार से जरूर शिकायत करेंगे, लेकिन आप राजनेता कम से कम इन सब मुद्दों पर कम से कम राजनीति से दूर रहो। आस्था के मुद्दों पर आपको कम से कम अपनी राजनीति बंद कर देनी चाहिए। तमाम ऐसी चीजें हैं शायद आप लोग को दिखाई नहीं देती, और यही कारण है कि पैनिक क्रिएट होते हैं, और पैनिक क्रिएट होने के बाद जो स्थितियां होती बिगड़ जाती है। ज्ञानेंद्र, अपडेट देते रहिएगा आगे वहां पर क्या कुछ हो रहा है। बिल्कुल आपकी बात ये भी मानने वाली बात हो सकती है, क्योंकि आप वहां पर पूरी पैनी नजर बनाए हुए कि 67 करोड़ लोग करीब वहां पर आस्था की डुबकी लगाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए ज्ञानेंद्र। जितेंद्र दरबार से जुड़े हुए बस्ती से। जितेंद्र, कौन सी बड़ी खबर है बस्ती से आज की? अगर बस्ती से बड़ी खबर की बात की जाए तो मैं पहली खबर पे जा रहा पहली खबर जो है बस्ती के पुलिस अधीक्षक की है। लगभग पुलिस अधीक्षक जो है उनको लगभग यहाँ पे आए 1.5 महीने हो गए, लेकिन 1.5 महीने में अखंड कहीं ना कहीं अपराधियों में जो खौफ है वो उनका एक बस चुका है, क्योंकि लगातार जो है 9 लोगों को उन्होंने अभी तक लंगड़ा हो चुका है। जितने भी उसमें देखा गया लगभग जो है 80% अगर माना जाए जो 9 लोग हैं उसमें से गौ तस्कर ही ज्यादा है। और गौ तस्कर जो जितने भी लोग हैं यहाँ पे बस्ती में या जो है बिहार से होते हुए बाकी जो है राज्यों की तरफ जाते हैं, लगातार एक के बाद यहाँ बस्ती की स्वाट टीम, यहाँ की एसओजी टीम और बस्ती के पुलिस अधीक्षक स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लगातार जो है गौ तस्कर हो या और भी अपराधी हो, लगातार उनको लंगड़ा करने का काम बस्ती के पुलिस अधीक्षक जो अभिनंदन है वो लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं। अखंड ये बस्ती की पहली खबर है। जितेंद्र, खौफ बना है पुलिस का इन लोगों में कि लंगड़ा करने से काम चल जाएगा, कानून व्यवस्था लंगड़ा करने से सही हो जाएगी? खौफ है? सवाल ये है। बिल्कुल, जिस तरीके से जो गौ तस्कर है कहीं न कहीं उनके खिलाफ जो एक्शन है ये तो ठीक है दिख रहा है, जिस तरीके से कि खौफ उन लोगों में भरा हो सकता हो कि लगातार लंगड़ा करने के बाद हो सकता हो कि अपराधियों में ये मैसेज पहुंचे, तो शायद जो है वो लोग जिस तरीके से ये लंगड़ा किया जा रहा है हो सकता है तो इसका प्रभाव पड़े। लेकिन कहीं न कहीं ठीक है, वैसे पुलिस है, पुलिस बाकायदा कहीं न कहीं देखा जाता है कि गरीबों को न्याय नहीं मिलता। फिलहाल लगातार कुछ दिन से ऐसे मामले में आ भी रहे, लेकिन बस्ती के जो नए पुलिस अधीक्षक आए हैं, जैसे कि लोग पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचते हैं, अपनी न्याय की गुहार लगाते हैं और कहीं न कहीं जो पुलिस अधीक्षक है वो जो है लोगों के प्रति अपनी संवेदना दिखाते हैं, तुरंत कार्रवाई करने की भी मांग जो है वो देखते हैं। बाकी लेकिन कुछ ऐसे अधिकारी होते हैं जिनकी वजह से जो दाग है वो कहीं न कहीं पुलिस के ऊपर अखंड लगता हुआ तो नजर आता है और साफ-साफ दिखाई भी पड़ता है। मतलब ये माना जाए जितेंद्र कि जो पिछले वाले एसपी साहब थे उनसे नए वाले एसपी साहब बेहतर हैं लंगड़ा करने की जो बिल्कुल, प्रक्रिया चल रही है। बिल्कुल। देखिए, लंगड़ा करने वाली बात नहीं है, अपराधियों में खौफ बिल्कुल सही बात है। पुलिस रोकती है, पुलिस जान करके तो फायर करती नहीं। पुलिस जब अपराधियों को रोकने का प्रयास करती है तो पुलिस वालों के ऊपर वो फायर झोंक देते हैं। और शायद एक कारण भी था कि एक एसटीएफ के एक अच्छे अधिकारी की एक मौत हो गई, दुखद मृत्यु, क्योंकि उन्होंने अपराधियों के जो उनके पास इतने हाईली इक्विप्ड जो वेपन्स होते हैं उनके पास होते हैं, और पुलिस वाले उनका पीछा करते हैं तो पुलिस वालों के ऊपर वो फायर झोंक देते हैं, तो पुलिस भी जवाबी कार्रवाई में करती है। अब जाहिर सी बात है कि कहा गया है कि पुलिस के पास जो प्रशासनिक अमला होता है, जो हथियार होते हैं, उनके पास जो ताकत होती है, शायद अगर ईमानदारी से काम करे तो कितना भी बड़ा माफिया क्यों ना हो वो पुलिस के सामने बौना ही साबित होगा। ईमानदारी से पुलिस को अपने काम करने चाहिए। लेकिन पिछले वाले एसपी साहब से अगर तुलना में बेहतर ही एसपी साहब, तो बस्ती में क्या जो अपराध के आंकड़े हैं क्या उसमें कुछ कमी आई है जितेंद्र? बिल्कुल, जैसे कि पुरानी अगर देखा जाए कि पिछले जो पुलिस अधीक्षक थे कहीं न कहीं हो सकता है खंड ये माना जा सकता है कि उनके ना रहने पे क्या ये लंगड़ा जैसा जो अभियान चल रहा है, अपराधी पहले भी थे, आज भी थे, क्यों नहीं उनके ऊपर कार्रवाई होती थी? क्यों नहीं गौ तस्कर पकड़े जाते थे? बालू खनन पे क्यों नहीं कार्रवाई होती थी? एक कहीं न कहीं संशय का विषय तो बना हुआ है। जनता भी साफ देख रही है कि पिछले की अपेक्षा इस बार जो है लगातार कार्रवाइयाँ हो रही है। जो अवैध गाड़ियाँ रोडों पे घूमती थी, जो है ट्रकों से भर के, वो बालू की बात की जाए या मिट्टियों की बात की जाए, कहीं न कहीं उनको भी पकड़ा जा रहा है, गाड़ियों को भी सीज किया जा रहा है। ये सब कहीं न कहीं इशारा ज़रूर करता है, ये इंडिकेट कर रहा है कि कहीं न कहीं पुराने की अपेक्षा नए जो है, कहीं न कहीं वो तेज़ और तर्रार दिख रहे हैं। और अगर मैं अखंड एक दूसरी खबर की मैं बात कर रहा हूँ, बस्ती की अखंड आप अगर विज़ुअल प्ले होगा तो आप देखेंगे
आपस में ये बस्ती के जो है जिला पंचायत कार्यालय का जो है कार्यालय का है जो है मुख्य विकास कार्यालय में वहां पे एक बैठक हुई थी। उस बैठक में साफ देखा जा सकता है कि जो पक्ष और विपक्ष के जो नेता है बस्ती के, वो वहाँ जिला पंचायत में बैठे थे। वहां बैठे पर जिला पंचायत के जो वहाँ के सदस्य थे, वहाँ के कार्यकारिणी के लोग बैठे थे। उस वीडियो में खास दखन देखी जाती जो इस समय सोशल मीडिया पे बड़ी ट्रेंडिंग भी हो रहा है। लोग देख भी रहे हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी के लोग बीजेपी पे ही आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के जिला पंचायत के अध्यक्ष है कहीं ना कहीं वहां पे जो है बीजेपी जो है एमए भी बैठे हुए थे, जिला पंचायत के अधिकारी वहां बैठे थे, उनके सामने गाली गलौज धक्का बिल्कुल अखंड जिस तरीके से वीडियो प्ले हुआ था, देखा आपने जिस तरीके वो माइक लिए हुए जो था वो सज्जन व्यक्ति बस्ती जिले के जिला पंचायत अध्यक्ष है संजय चौधरी। संजय चौधरी अगर वो देख रहे हैं जिस तरीके से जो वहाँ पे जो बैठे हुए लोग हैं उन लोगों को समझा रहे, फिलहाल मामला जो है 41% के कमीशन को लेके है। बीजेपी के लोग बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं कि जो कार्य किया जा रहा है उन कार्यों में 41% का कमीशन अगर ले लिया जाएगा तो गुणवत्ता कहाँ से आएगी कामों में। सबसे बड़ा सवाल तो अखंड ये है, भ्रष्टाचार तो कहाँ से हो रहा है। ये तो यहाँ बैठे हुए जो यहाँ के जिला पंचायत के जो अधिकारी हैं, यहाँ के इनके सदस्य, उनके जरिए हो रहा है कहीं ना कहीं। और ये भी आरोप अखंड इसमें खास तरीके से लगाया गया कि जिला पंचायत की एक बिल्डिंग थी जो बनी हुई थी, वहां पे काफी सालों से उसके पीछे एक इमारत और बनाई गई थी, लेकिन उस इमारत को बनते ही अखंड मैं बता दूं आपसे 1.5 से 2 महीने मात्र हुए थे, उस इमारत को भी ध्वस्त कर दिया गया है। जिला पंचायत की नई बिल्डिंग बनाने के लिए पूरी तैयारी वहां पे चल रही है। तो आरोप ये भी लगाया जा रहा है जो जिला पंचायत में जो अधिकारी थे वहां पे और जो बैठक में बैठे वहां के जो है पदाधिकारी थे, उन लोगों ने साफ ये चीज कहा कि अभी उसको बने 2 महीने हुए थे, 2 महीने में अगर जो है लाखों रुपए करोड़ों रुपए लगा के कोई इमारत बनाई गई है और उसको 1.5-2 महीने में ध्वस्त कर देना, कहीं ना कहीं अखंड सवाल या निशान तो कौन खड़े लोग हो हैं रहा है कि वो कहीं ना कौन कहीं महानुभाव है जितेंद्र, कौन वो महानुभाव लोग हैं जो 2 महीने पहले बनी बिल्डिंग को ध्वस्त करने का आदेश कर रहे हैं। तो बनवाए क्यों था जब ध्वस्ती कराना था? तो क्या सरकार का पैसा बेफिजूल का है क्या? बेकार का पैसा है क्या? विकास कार्यों के लिए पैसा आता है, 40% कमीशन की बात हो रही है। कमीशन मिलने के बाद जब वो बिल्डिंग बनके तैयार हुई होगी तो क्या इस बिल्डिंग को 1.5-2 महीने के अंदर ध्वस्त कर देना था? तो बनी क्यों फिर बिल्डिंग? ध्वस्त करनी ही थी तो बिल्कुल बिल्डिंग के लिए उसी पैसा खर्च क्यों किया गया? कैसे गुणवत्ता पता कहीं ना चलेगी कि कहीं उस बिल्डिंग में बनी थी तो गुणवत्ता क्या रही होगी उसकी? बिल्कुल अखंड कहीं ना कहीं जो है 1.5-2 महीने में उसको तोड़ देना। अगर वो बिल्डिंग वहां पे नई बनी थी और सब जानते कि नई बिल्डिंग बनाई गई है, जिला पंचायत के हिस्से पुराने थे, उन पुराने हिस्सों का ध्वस्तीकरण कर देते, ध्वस्तीकरण के बाद जो नई बिल्डिंग है उसको सेम तोड़ा जाता था। लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता हो कमीशन का खेल रहा हो, या हो सकता हो कि नया काम उससे शुरू किया जाएगा, नया बजट आएगा, नया कमीशन मिलेगी, नई जेब भरेगी, बिल्कुल कहीं जितेंद्र, ना कहीं ये बड़ी बात बिल्कुल आपने है। की है। बिल्कुल जितेंद्र, बड़ी बात आपने की। और मैं जिला पंचायत के कुछ कामों को जब सुनता हूं तो हमारे कान खुद खड़े हो जाते हैं कि ऐसा भी होता है क्या? ऐसा भी होता है। इस सरकार ने कुछ अच्छी चीजें जरूर की है कि जियो टैगिंग कर रखी है कि लोकेशन के साथ भेजो। नहीं तो पहले मैंने सुना है जितेंद्र, मैं उतना बेहतर तरीके से इस चीज को समझ पाया जब मुझे, लेकिन बहुत देर हो गई, कि एक ही रोड को कई बार कई विभाग बनवा देते हैं। एक ही रोड को जिला पंचायत में पास करा दिया जाता है, कहीं भी दूसरे विभाग से पास करा दिया जाता है, पैसा खाली रहता है और अधिकारी जो ठेकेदार मिलकर के इस पूरे के पूरे जो प्रक्रिया होती है भ्रष्टाचार की, इसमें दलदल में ऐसे डूब जाते हैं कि बस पैसा के लिए निकाल लो। तो क्या एक बहुत बड़ा नेक्सस है कि एक सरकारी पैसे का इस तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है कि एक ही सड़क के लिए कई जगहों से पैसे निकाले जा रहे हैं। फिलहाल जहां तक मुझे अब जानकारी है कि शायद ये नई सरकार में कुछ नई चीजें हुई और जियो टैगिंग की जाती है कि पहले इस जगह से उस जगह का नाम नहीं लिखा जाता था, बल्कि अब जियो टैगिंग है कि आपने कौन सी रोड बनाई है, बकायदा वहां पे थर्ड पार्टी जांच भी कराई जाती है। क्या जिला पंचायत के कामों में इस तरीके का भ्रष्टाचार, 40% कमीशन की बात अगर आ रही है तो किस तरीके से काम होगा, किस तरीके से गुणवत्ता हो जाएगी, किस तरीके से जीरो टॉलरेंस पे काम होगा, भ्रष्टाचार मुक्त कैसे होगा? ये तमाम सवाल तो फिर खोखले हैं और ये दावे भी खोखले हैं। बिल्कुल जिला पंचायत के जो सदस्य थे उन लोगों ने ही आरोप लगाया है कि हम 41% कमीशन
अगर हम आपको दे देंगे तो उसमें गुणवत्ता को लेके काम कहाँ से करेंगे? बाकी का जो बनता है उसमें हम काम कैसे करेंगे? क्योंकि तो गुणवत्ता तो आपको मिलेगी ही नहीं। जब आप सारा चीज कमीशन में ले रहे हैं तो गुणवत्ता कहाँ से मिलेगी? जिला पंचायत में जिस तरीके से ये फेरबदल या जिस तरीके से कह सकते हैं कि ये खाली जो है ये लोग एक तरीके से ये कह सकते हैं 40% कमीशन लेने के बाद में कहीं न कहीं काम जो होगा वो गलत ही होगा। ये लगातार जो आरोप है ये चलता रहा, वहाँ पे पक्ष और विपक्ष दोनों बैठे थे, चाहे बीजेपी की बात की बैठी या समाजवादी पार्टी के लोग थे, दोनों बैठे थे। हंगामा अखंड एक तरीके से देखने वाले वो देखने की बात थी, वो चर्चा में बाकायदा बनता रहा। मीडिया में भी चला, सोशल मीडिया में बड़ी तेजी से वायरल हुआ, क्योंकि लगभग ये इतिहास है फिलहाल बस्ती का अगर बात की जाए पिछला इस 5 वर्षों के अंदर की बात जिला पंचायतों की मैं बात करूँ अखंड, हर बैठक में कहीं न कहीं कभी लात जूते चलते हैं, कभी जूते जूते बरसाए जाते हैं, कभी-कभी ऐसा भी हुआ है कि अखंड डेस्क तक तोड़ दी जाती है। ये कहीं न कहीं बैठक इस बार की जो बैठक है बस्ती जिले की पिछले जो जिला पंचायत इस कार्यकाल में देखा जा रहा है, कहीं न कहीं ये हमेशा हंगामा देखते हुए मिल रहा है। फिलहाल हंगामा होने के बाद तुरंत वहाँ से जो जिला पंचायत के अधिकारी हैं या वहाँ के जो नेता हैं, वहाँ के जो बैठक में जो वहाँ के सदस्य हैं, कहीं न कहीं सभी लोग कुर्सी छोड़ के भागते नज़र आते हैं। मीडिया जब सवाल करती है, तो मीडिया के कैमरे के सामने आना भी पसंद नहीं करते। जवाब दे तो किस को दे? 40% कमीशन का दें, 32% के कमीशन का दें या एक ही बिल्डिंग को बना के तोड़ देने के आरोपों का दें, कुछ किसका दें? भागना तो उनका काम हो गया है कि मीडिया के जैसे ही कैमरा देखते हैं, भागने का उनका काम शुरू हो जाता है अखंड। हाँ, बिल्कुल जितेंद्र, देखिए सवाल ये वाजिब है। अगर आप कमीशन इतना बड़ा, मतलब आप सोचो 100 रुपए में 40 रुपए कमीशन के तौर पे अगर चले जाएंगे तो क्या काम होगा? गुणवत्ता कहाँ से लेकर के आओगे? आज की डेट में गुणवत्ता की अगर बात की जाए, और आज तो ये भी स्थितियां जितेंद्र पैदा हुई कि बिलो टेंडर पे काम हो रहे हैं। तो अगर बिलो टेंडर किसी ने लिया, उसमें 40% कमीशन दे दे तो काम क्या होगा? 100 रुपए के काम में अगर 40% कमीशन चला गया, उसमें 8-10% बिलो डाल दिया, तो 50% काम क्या कराएंगे ये लोग? क्या लोगों को या अधिकारियों को दिखता नहीं है क्या कि किस तरीके से ये जो भी लोग हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हो, जिला पंचायत सदस्य हो, विधायक हो, मैं उसकी भी बात कर रहा हूँ, क्या इन लोगों को नहीं दिखता है कि काम क्या करा रहे हैं ये लोग? इन लोगों को बिल्कुल भी इस बारे में पता नहीं है क्या? विभाग के अधिकारियों को पता नहीं है क्या? आम नागरिक को पता चल जाता है, हम पत्रकारों को पता चल जाता है कि रोड के नाम पर किस तरीके से भ्रष्टाचार किया जाता है। 40-40, 50% का भ्रष्टाचार चल रहा है। क्या आप लोगों की आंखें बंद हो गई है भ्रष्टाचार को देखते हुए? क्या अगर आप लोगों के पास इस तरीके की व्यवस्था को सुधारने के लिए कोई रोड मैप नहीं है, तो काम कराए क्यों जा रहे हैं? सड़कें कहीं कहीं नहीं बन पाती हैं जितेंद्र, और मैंने कई जगह देखा है कि प्रस्ताव पास कराए जाते हैं जिला पंचायत से, वो प्रस्ताव पास होकर के चले जाते हैं, उन पे कार्य होता है, पता चलता है 1 से 2 साल के बाद सड़कें उखड़ना शुरू हो गई। इस सरकार का तो धन्यवाद देना चाहिए, कम से कम कुछ सिक्योरिटी मनी है वो जमा करा लेती है। कई जगह तो ऐसी स्थितियां थी पिछली सरकारों में, पूर्ववर्ती सरकारों में कोई व्यवस्था ही नहीं थी। लिखा गया फलाना के घर से फलाना के घर तक की रोड बननी है, पता चला कि फलाना के घर से फलाना तक की रोड बननी, 100 मीटर रोड बनी, और 100 मीटर के बाद रोड का पूरा पैसा पास करा लिया। किसी की हिम्मत नहीं कि उस पर जाके कोई कंप्लेन करा दे। आज की डेट में तो इतना जनता जागरूक हो गई है, कुर्सी लेके सामने बैठ जा रही है कि भैया काम ही नहीं हुआ, अच्छी गुणवत्ता काम कराओ। थर्ड पार्टी एजेंसियां भी जांच करने के लिए आ रही है। लेकिन इन सबके बीच में भी क्या कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर 40% कमीशन की, खुली कमीशन की बात हो रही है बैठक में, वहां पर लोग कर क्या रहे हैं? अधिकारी क्या मौन बने रहेंगे? क्या अधिकारियों के पास केवल और केवल काम कुर्सी तोड़ने का काम है? वो चेकिंग करने के नाम पे उनको कुछ नहीं पता कि हमें क्या कर रहा है? कमीशन के खेल में भागीदार बनोगे तुम लोग। बिल्कुल अखंड, बिल्कुल। कहीं न कहीं जिस तरीके से ये आरोप है ये जिला पंचायत पे लगते रह रहे हैं जिस तरीके से फिलहाल, लेकिन जिला पंचायत के लोग हैं कहीं न कहीं उसपे अब क्या करते हैं, किस तरीके से एक्शन को लेकर फिलहाल जिला जो जिलाधिकारी है वो भी वो एक्शन मोड में है। उन्होंने कई इस बातों को देखते हुए जो है जाँच करने के लिए आदेश दिए हैं, जिस तरीके से बिल्डिंग तोड़ी गई है। अब देखना अरे होगा जितेंद्र जी, जांच, जितेंद्र जी यही तो सबसे बड़ा सवाल है। हम तो खबर दिखाएंगे, जांच में आंच तो आए किसी को, जांच ही होगी, आंच तो आएगी नहीं तो काहे की जांच? जांच का क्या करेंगे? जांच करा करके खंडे बस्ते में एक फाइल बना करके कहीं पड़ी होगी कोने में। अगर बात की जाए ना, अगर फाइलों की, इस तरीके की जांच की, तो खोजते खोजते हमारे अधिकारी कई बुजुर्ग हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे। अगर जांच का एक उठा लिया जाए, क्योंकि हर गांव में, हर क्षेत्र में तमाम विसल ब्लोअर होते हैं जो जांच के लिए एक फाइल लगा देते हैं। वो कहाँ जाती है? ठंडे बस्ते में चली जाती है, फाइलें धूल खा रही है। आपके अंदर इस तरीके की संवेदना नहीं बची है। किसके लिए सरकार पैसा जारी करती है भाई? अपने घर बनाने के लिए जारी करती है। अगर यही सड़कें बनती है, कि सड़कें बनी, लखनऊ में भी मैंने ऐसी कई सड़कें देखी हैं जो बनती है 4-6 महीने में उखड़ जाती है, फिर बनती है, और लखनऊ विकास प्राधिकरण है वो बनवाता है। उसके पास इतना पैसा है कि भैया सोचता है कि यहाँ से करवा ले, फिर तो पीडब्ल्यूडी भी है, उखड़ जाती सड़क। क्या आपके पास ऐसी कोई तकनीक नहीं है जिससे इस तरीके की सड़कें बनाई जाए कि वो सड़कें कुछ दिनों तक चले, कम से कम लोग उस पर आसानी से चल सके? गड्ढा मुक्त सड़क बनाने से बढ़िया है कि सड़कें ही ऐसी बनाओ कि ना गड्ढा ना पड़े।
वहां गड्ढा मुक्ति की बात ही ना हो। सड़कें भी तो ऐसी बनाओ। ये अधिकारी क्या केवल तनख्वाह लेने के लिए बैठे हैं? इनके पास क्या जीवन में यही है कि बस महीने की आखिरी तक इनकी तनख्वाह आ जाए और कमीशन आ जाए, बस सरकार गई भाड़ में। 40-40% कमाओगे कमीशन के नाम पर, यही तरीका बचा है। सरकार पैसा इसलिए जारी कर रही है। आज भी 8 लाख करोड़ रुपया है, ऐसे ही 8 लाख करोड़ रुपया अगर बजट में पेश होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में 22% इसका लगेगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर में जब सड़कें बनना शुरू होंगी, पता चला गड्ढे में चली जाएंगी वो सड़कें। तो काहे का पैसा, किस बात का पैसा भाई? क्या करोगे पैसा लेकर के? सरकार का पैसा गड्ढे में डालने के लिए है, खाई में डालने के लिए है, या बरसात के रूप में जब पानी आ जाए तो पानी में बहाने के लिए? क्या करते हैं अधिकारी जितेंद्र? कम से कम इन अधिकारी तो पूछिएगा। ऐसे मौन बने रहोगे और आंख में पट्टी बांध लोगे। यहाँ गांधी जी की, जो गांधी जी ने कह रखा था, क्या कुछ पट्टी बांध लो, काम जैसा भी होता रहे चलता रहेगा क्या? ऐसे ही काम करोगे तुम लोग? पूछते हैं आप, एक बार पूछिएगा जरूर इनसे कि कब तक मौन बने रहोगे, कब तक ऐसी स्थितियां पैदा होती रहेंगी और आराम से आंखें बंद करके आप पीड़ा सोचते रहोगे कमीशन का खेल चलता रहे। भाई हमारे बच्चे ऑक्सफोर्ड में पढ़ ले, हम यहाँ क्या करेंगे रह करके? बहुत बड़े बड़े बंगले तैयार कर रहे हैं ना हमको। सरकारी कहावत है, एक सरकारी कर्मचारियों के लिए कुछ ऐसे विभाग है जहां पर तनख्वाह जो मिलती है ना काम करने की तनख्वाह और काम करने के एवज में घूस जेब में भरने के लिए लोग लिया करते हैं। तो ऐसे सरकारी कर्मचारियों की वजह से जो डॉलर की स्थितियां हैं वो कहां पहुंच रही है, भारत और भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले कहां पहुंच रहा है, और हमारे विकास की क्या स्थिति है। चाइना से लेकर के तमाम देश आगे बढ़ते जा रहे हैं और हम अभी आज की डेट में गड्ढा मुक्ति की तरफ चल रहे हैं। सड़कें ऐसी क्यों नहीं बन रही कि गड्ढे की जरूरत ना पड़े? कमीशन का खेल क्यों चल रहा है? जीरो टॉलरेंस की बात होती है तो जीरो टॉलरेंस दिखना भी तो चाहिए। भ्रष्टाचार मुक्ति की बात होती है, भ्रष्टाचार मुक्त होना तो चाहिए कि केवल और केवल दावे किए जाएंगे, उस दावों पर कोई काम नहीं किया जाएगा। जितेंद्र, बिल्कुल अखंड जो है वही मैंने अभी भी कहा कि जिस तरीके से जब मीडिया में कैमरा लेके जाती है तो कहीं ना कहीं जो अधिकारी है उनके वो उससे भागते हुए नजर आते हैं, जवाब देना ही नहीं चाहते। लेकिन फिलहाल इस पे जो है बने रहेंगे, बाकायदा उनसे बात भी की जाएगी। जिस तरीके से जो भ्रष्टाचार हुआ है, जिस तरीके से और लग रहे हैं, उसके बाद उस पर जो है किस तरीके जो है जो है सूचना प्रदान करेंगे, बारे में बिल्कुल हमारी नजर बनेगी। अखंड में एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर बस्ती से बताना चाहूंगा। फिलहाल बस्ती की जनता, बस्ती की मीडिया, बस्ती के लोग इस मुहिम में चला रहे हैं। यहाँ देखिए अखंड कबूतरबाजों में जिस तरीके से जो है, अगर बात की जाए चाहे बस्ती की हो या कहीं की भी हो, कहीं ना कहीं विदेश भेजने के नाम पे जो रोजगार जिस तरीके से करते हैं, और वहां जाने के बाद कहीं ना कहीं थाना क्षेत्र का है ओमकार नाम का एक बाजू ने उसको विदेश भेजने के नाम पे उनसे पैसे लिए और उसको विदेश भेजने की उन्होंने तैयारी की, उसको विदेश भेजा गया। लेकिन अगर जो ओमकार नाम का व्यक्ति है वो काफी गरीब व्यक्ति, वो आपको संदेह परिवार पूरी तरीके से गरीब है, व्यवस्था वाकई में नहीं है। अपने सपने साकार करने और परिवार को खुश रखने के लिए विदेश जाना चाहता था, लेकिन कबूतरबाजों ने उसे जो है टूरिस्ट वीजे पे मस्कट यहाँ से भेजने की तैयारी की। जैसे ही लखनऊ फ्लाइट पे बैठता है उसको 2 पैकेट दिया जाता है, जो एक प्रतिबंधित दवा होती है जो है मस्कट में। अपने देश में तो वह वर्जित है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहाँ जो है प्रतिबंधित दवा, जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है, मस्कट की जो पुलिस है उसको तुरंत पिछले 8 महीने से वो जेल में बंद है। वहाँ पे फिलहाल परिजन लगातार अधिकारियों के चक्कर लगाए हैं। फिलहाल बस्ती के जो है वो डीआईजी मामले में अकल मैं उनकी सराहना करूंगा कि जिस तरीके से वो उन्होंने एक्शन लिया है, इस तरीके से वाकई में एक गरीब परिवार को न्याय मिले, वो भी इसमें लगे हुए हैं कि किसी तरीके से जो उनका बच्चा है वहां से छूट के चला है। तत्काल उन्होंने एक्शन लिया। एक्शन लेने के बाद बस्ती पे एक टीम गठित की, टीम गठित करते ही एक जो मुख्य आरोपी था उसकी गिरफ्तारी कर ली है, बाकी 2 उसमें फरार है, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और मस्कट की जो वहाँ के जो अधिकारी है, मस्कट का जो कोर्ट है वहाँ पे बस्ती पुलिस अपनी एक आंखें वहां से भेजने का कार्य कर रही है, भेजी जा रही है, क्योंकि जो है उनके जाल में फंस चुका है, क्योंकि 8 महीने से मस्कट में बंद है। और आप जानते हैं कि अखंड मस्कट है जो है वहाँ पे जिस तरीके से प्रतिबंधित दवाई यहाँ पे एक कहन वहाँ की चीजें हैं, कहीं ना कहीं गरीब बच्चे को न्याय मिल गया, उसके लिए लगातार जो लगे हैं वो अधिकारी भी अपनी आंखें प्रदान करने में लगे हैं कि युवक वहां से छूट के जो है बस्ती चला है। अखंड जितेंद्र बिल्कुल सही बात है, लेकिन भोली भाली जनता को देखिए, अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए आप ऐसी जाल में मत फंसिए कि आने वाले समय में आप और आपका पूरा परिवार एक मुसीबत में फंस जाए। आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है, डंकी रूट के माध्यम से जिस तरीके से लोग अमेरिका, यूएस से तमाम जगह पहुंचने की कोशिश करते हैं और किस तरीके के हालात में भारत वापस लौटाए गए हैं, सबने वो तस्वीरें देखी हैं। सरकार की बदनामी होती है, मैं सरकार की बदनामी होती है नहीं होती है इस बात का तो अलग विषय है, लेकिन आप लोगों को
इस चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी कोई भी स्थिति, ऐसी किसी भी चीज की वजह से, ऐसे किसी भी लोगों के बहकावे में ना आए कि जो आपको अधिक मुनाफे के लिए कहीं ऐसी जगह भेज दे जिसमें आप खुद मुसीबत में फंस जाए। और ये स्थितियां ऐसी पैदा होती है जितेंद्र, आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो आप अपने देश में रह करके कुछ प्रयास जरूर कीजिए। किसी भी ऐसे कबूतरबाजों के चक्कर में अगर आप पड़ेंगे तो ये आपकी जिंदगी को और भी ज्यादा गड्ढे में ढकेलने का काम करेंगे, क्योंकि ऐसे लोग भोले भाली जनता को खोजने का काम करते हैं और अगर आप उनके माया जाल में फंस गए तो आपकी दिक्कतें और भी बढ़ जाएंगी। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए जितेंद्र। 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।